आज का जो लेक्चर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पर बेस होगा और जो ये है पॉलिटिकल लेक्चर 7 होगा। मैं आपको यहाँ पर जरूरी एक सूचना देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने हर साल होने वाला पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन 1 जनवरी को जारी किया है, तो आप जाकर अपना फॉर्म भर सकते हो। मार्च का वेट मत करना, क्योंकि आज पहला ये नोटिफिकेशन मार्च में जारी किया जाता था, लेकिन अब 1 जनवरी 2024 के पहले दिन ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसकी लास्ट डेट 29 जनवरी है। तो आप फॉर्म मतलब वेट मत करना कि लास्ट डेट की। ओटीआर ओटीआर आपको सबसे पहले फॉर्म में फिल करना पड़ेगा, उसी के बेसिस पर आप फॉर्म भर पाओगे। अदरवाइज अगर आपके पास ओटीआर नंबर नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज का जो लेक्चर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पर बेस है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था मैं जरा थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ, क्योंकि रिकैप करना जरूरी है। लास्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो बताया था गवर्नमेंट ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इंडिया एक्ट 1858। तो एक तो ये एक्ट क्यों आया था, क्योंकि रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट 1857। तो इसी चीज को देखते हुए और जब जैसे ये रिवॉल्ट हुआ तो इंग्लैंड के अंदर ये डिमांड उठने लगी कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करो। इसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ है। तो फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, तो एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। और इसकी जगह पावर किसने ले ली? क्राउन ने। तो पावर किसके पास ट्रांसफर कर गई? डायरेक्टली सीधे लिखते हैं, तो पावर जो है किसके पास चली गई? पावर चली गई क्राउन के पास। सारी जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया के अंदर, रेवेन्यू था, मिलिट्री थी, सारी की सारी क्राउन के पास ट्रांसफर हो गई। तो सारी पावर जो है क्राउन के पास चली गई। और एक मैंने आपको बताया था जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों पोस्ट को हटाकर किसकी पोस्ट? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट को बनाया गया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये जो पोस्ट होती थी लंदन के अंदर होती थी, लंदन। और पहला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको बनाया गया पहले पर्सन वो स्टैनली था। स्टैनली लंदन के अंदर पोस्ट होती थी। इसको एक 15 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी। तो भाई आपको ये हेल्प करेगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, मैं जल्दी से पूरा नहीं बता सकता। ये जो स्टैनली था, ये मतलब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये पॉलिटिकल पोस्ट होती थी। पॉलिटिकल पोस्ट कैसे कि ये जो जो पीएम की कैबिनेट थी उसका मेंबर होता था, ठीक है। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता था, एमपी होता था, एमपी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो वहां का एमपी था। अगर कोई भी जवाबदेही इंडिया से, जैसा आज देख रहा हूँ कि फॉरेन रिलेशन कौन संभालता है इंडिया के इस टाइम, जो है जयशंकर प्रसाद जी जो है फॉरेन रिलेशन संभालते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन पार्लियामेंट के अंदर पूछा जाएगा तो उनसे पूछा जाएगा, फॉरेन से रिलेटेड चीजें। तो ऐसे ही ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट होती थी, जब भी इंडिया से कोई मतलब इंडिया के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना होता था पार्लियामेंट को, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बुलाते थे कि आप बताओ भाई, इस पर जवाब दो, ये कैसे क्यों हो रहा है, ये काम हुआ नहीं हुआ। तो सारी की ये जो सीधा का सीधा स्टैनली जो थे किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये मतलब ये ज्यादा काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको याद रखना है। स्टैनली जो थे इनको पहला सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बनाया गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम। एक सेकेंड। ठीक है, तो अब दूसरा पॉइंट करते हैं। देखिए, गवर्नर जनरल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो पोस्ट थी इसको डेजिग्नेट कर दिया गया, इसको वॉइसरो बोलने लगे। वॉइसरो, देखियो मैं आपको बता देता हूँ, बुक्स में जो है ये दोनों इक्वल है। आप मतलब आप चाहे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ो, जब ये एक्ट आया 1858 उसके बाद में इनको वॉइसरो और गवर्नर जनरल दोनों की पोस्ट सेम पर्सन को दे देगी, सेम पर्सन, ठीक है। और ऐसे पहले पर्सन कौन थे जिनको, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद जिनको वॉइसरॉय बनाया गया, वो थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये बात याद रखना, लॉर्ड कैनिंग।
तो ये फर्स्ट पर्सन इसको फर्स्ट वायसरॉय बनाया गया था इंडिया का। तो अब इसके अंदर ऐसा कुछ बचा नहीं है, जो भी था मेन चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं आज का जो आज के एक्ट के प्रोविजन के बारे में हम बात करते हैं, जो आज के एक्ट के प्रोविजन है। तो सबसे पहला आज का जो एक्ट है इसके अंदर तो एक तो पावर जो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अंदर पावर को एक पर्सन के हाथ में कॉन्सेंट्रेट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया था। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर ये प्रोसेस क्लाइमैक्स पर पहुंच गया था, मतलब एकदम वहां पर मतलब पावर को एक ही बंदे के हाथ में कॉन्सेंट्रेट कर दिया गया था। जो बंगाल, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इनकी पावर, लॉ मेकिंग पावर छीन कर गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ठीक है, तो अब क्या किया है इस एक्ट में, ये जो एक्ट था इसके अंदर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनको लॉ मेकिंग पावर फिर से रिस्टोर कर दी कि ठीक है भाई आप लॉ बना सकते हो। अब देखिए एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हुआ, जो देखिए बहुत जरूरी पॉइंट है ये कि भैया रिस्टोर द पावर ऑफ द बॉम्बे एंड द मद्रास प्रेसिडेंसी इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो दूसरा पॉइंट ये था कि इन्होंने एक तो बंगाल, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब, इनके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी। हालांकि ये अलग अलग सालों में बनी गई थी, लेकिन एक तो जरूरी नहीं कि आपको ये सब याद रहे, वो मतलब कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल कब बनी थी, बस हाँ थोड़ा सा याद रहे। ऐसे पूछ सकता है पीसीएस में कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन पावर कब से स्टार्ट की गई थी, ये काफी जरूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रोविजन देखिए, एक तो जो वायसरॉय था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, वायसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर दी गई। अब मैं आपको ऑर्डिनेंस के बारे में बता देता हूँ। देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है, एक लॉ होता है, जैसा पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के अंदर जब कभी भी दोनों सेशन, राज्यसभा और लोकसभा सेशन में ना हो, ठीक है, तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट को पावर होती है कि वो एक लॉ बना सकता है। उस लॉ की वैलिडिटी भले ही कुछ ही टाइम की हो, लेकिन वो लॉ बना सकता है। तो उस टाइम पर वायसरॉय को पावर दी गई थी कि भाई आप जो है एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन में नहीं है तो, इमरजेंसी टाइम पर, और इसकी वैलिडिटी रहेगी 6 मंथ की। तो एक ये काफी अच्छा मतलब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट करते हैं कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, इसको ये पावर थी कि भाई ने जो वायसरॉय था, वायसरॉय ने कोई कानून बनाया तो ये इसको डिसॉल्व कर सकता, कंप्लीटली नल एंड वॉइड कर सकता था कि ठीक है भाई आपका, जैसा अगर पार्लियामेंट से कोई लॉ पास होता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसको नल एंड वॉइड कर देता है कि भाई ठीक है ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो इसको हम खारिज करते हैं। अब बात करते हैं कि इस एक्ट ने एक ये प्रोविजन करा कि जो इंडियन थे, इंडियन को लॉ मेक, जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलो या वायसरॉय बोलो, इसकी जो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसको, उसके अंदर 3 इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है भाई किस एक्ट के अंडर इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस के अंदर एसोसिएट किया गया था, मतलब पहली बार इनको लॉ मेकिंग के अंडर इन्वॉल्व किया गया था। और ऐसे 3 लोग कौन कौन थे, एक तो सर दिनकर रॉय ये थे, और एक राजा ऑफ द बनारस के जो राजा थे, और महाराजा ऑफ द पटियाला, तो 3 लोग थे। ये वाला लास्ट वाला पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। पोर्टफोलियो सिस्टम को देखिए, लॉर्ड कैनिंग ने ये पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 में इंट्रोड्यूस तो कर दिया था, लेकिन इसको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। जब तक आप किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, तो तब तक उसकी पहचान नहीं होती है। तो इसलिए जब ये एक्ट आया तो इसमें क्या होगा, एक पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्निशन देगी। अभी पोर्टफोलियो सिस्टम होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम ये होता है कि अभी आपने देखा होगा कि अभी हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ले लो आप, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ले लो, तो वहां पर क्या है, मिनिस्ट्री बनी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ऐसा बनी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ द टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ द टेक्सटाइल। तो सभी के लिए इनको एक पॉलिटिकल बंदा हेड करता है सबको, ठीक है। अब ये जो बंदा होता है, ये कैबिनेट, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसकी कैबिनेट का एक मेंबर होता है, इंपॉर्टेंट मेंबर, तो ये इनको हेड करता है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम में ये होता है कि एक बंदे को एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, ठीक है, और वो डिसीजन ले सकता है। जैसा कि अगर होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड अगर बात करें तो डिपार्टमेंट कौन ले सकता है भाई, और बात करें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से, तो कौन डिसीजन ले सकता है, जयशंकर प्रसाद जी ले सकते हैं, क्योंकि वो उसी मिनिस्ट्री को हेड करते हैं।
तो ऐसा ये पोर्टफोलियो सिस्टम होता है कि एक से ज्यादा काम डिपार्टमेंट दे देना किसी एक पॉलिटिकल बंदे को, तो इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। तो ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम है इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 18 लॉर्ड कैनिंग के थ्रू। तो ये इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, और तो कुछ नहीं लगता है मुझको कि इतने थे। देखिए ये एक्ट ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा एक्ट, मैं आपको इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच करा दूंगा, लेकिन वो एक्ट इतना बड़ा, मतलब ये काफी बड़ा एक्ट होता है, तो आपको पहली बात तो उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो भी इंपॉर्टेंट ये जो एक्ट होते हैं इनको जो पॉइंट होते हैं इन एक्ट के, वो बस वही कर लो आप। और हाँ देखो यार, इसमें क्या है कि लिंक बनाने की कोशिश किया करो कि भाई पिछले वाले एक्ट में, मैं इसीलिए बताता हूँ आपको कि पिछले वाले एक्ट में क्या हुआ था, अदरवाइज मेरा कोई मीन नहीं बनता ये सारी चीजें बताने का। क्योंकि आपको डॉट कनेक्ट आने चाहिए, अगर चाहे आप यूपीएससी का या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, जब तक आपको लिंक कनेक्ट करना नहीं आता है तब तक आप, मतलब मेंस तो दूर की बात है, आप नहीं कर सकते हो, मेंस नहीं लिख सकते हो। तो और तो कुछ नहीं था इस लेक्चर के अंदर, बस लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।